अ वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का साइंस क्लासेस में। मैं हिमिका सक्सेना। आज हम लोग समझने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड जो टॉपिक था वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में इनइक्वालिटीज़ ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, कैसे हमें इसको यूज़ करना होता है, वो सीख लिया था। और उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि शो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, तो हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें ले लेना है। लेट दिस इज आवर राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, और इसमें हमारे पास में जो एंगल बी बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है, यानी जो राइट एंगल है वो बी पे है। ठीक है, ये बात हमें पता है, मतलब हमने मान ली, ठीक है ना। लेट ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। ठीक है, यह चीज़ हमने लेट कर ली है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना है कि जो हाइपोटेनियस है, अब हाइपोटेनियस क्या होती है? हाइपोटेनियस जो होती है वो हमारे 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड। तो 90 डिग्री अगर हमने बी पे लिया है, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री है, तो इसके अपोजिट में ए सी प्रेजेंट है, यानी ए सी क्या होगी? हमारी हाइपोटेनियस होगी। तो हमें प्रूफ करना है कि ए सी इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो मान लो मैंने ये जो एंगल है इसको ले लिया एंगल 1 और इसको ले लिया एंगल 2। ठीक है, हो गया। अब मैं जानती हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी से हम प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, अब हम प्रूफ कर रहे हैं फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी मुझे क्या कहती है? किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो 3 एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। यानी इस ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल ए बी सी, कौन कौन सा एंगल? एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी का सम 180 डिग्री होगा। इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब एंगल ए बी सी एंगल मेरे पास में 90 डिग्री है, तो ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, प्लस एंगल बी ए सी को मैंने एंगल 1 लिया है और ए सी बी को मैंने एंगल 2 लिया है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 उधर से आएगा, 180 माइनस 90 डिग्री। देखो एक बात, एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल है ना। और मैं यहाँ पे जानती हूँ कि एंगल 1 और एंगल 2 में से कोई भी एंगल 0 डिग्री के इक्वल नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं हम लोग, 0 डिग्री एंगल हो नहीं सकता। यानी कि ये जो दोनों एंगल्स का सम ही अगर 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स एंगल 1 will be less than 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल 2 will also be less than 90 डिग्री, क्योंकि एंगल 2 में मैं कुछ ऐड कर रही हूँ तब मुझे 90 मिल रहा है। यानी एंगल 2 जो है वो छोटा होगा 90 से, वैसे ही एंगल 1 भी छोटा होगा 90 डिग्री से। यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर ए बी सी के अंदर, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी is equals to 90 डिग्री is the greatest angle, सबसे बड़ा एंगल यही है। और पिछली बार ही हम लोगों ने कौन सी थ्योरम पढ़ी थी इनइक्वालिटीज़ ऑफ ट्रायंगल के अंदर? थ्योरम नंबर आई थिंक सेकंड थी। सेकंड जो हमारे पास में थ्योरम थी वो ये कह रही थी हमारे पास में कि जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसके अपोजिट में जो साइड प्रेजेंट होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो एंगल ए बी सी अगर 90 डिग्री ग्रेटेस्ट एंगल है, from theorem second, AC will be the longest side। क्यों है longest side? क्योंकि हमने अभी देखा कि एंगल ए बी सी 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल बन रहा है ना, क्योंकि जो बाकी के 2 एंगल्स हैं उनका सम 90 डिग्री के इक्वल है, यानी वो दोनों ही एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हैं। तो ये जो एंगल 90 डिग्री के इक्वल है वो सबसे बड़ा एंगल बनेगा, क्योंकि ये तो छोटे हो गए 90 डिग्री से, तो ये सबसे बड़ा एंगल हो गया। अब अगर ये सबसे बड़ा एंगल है तो थ्योरम 2 हमें कह रही थी कि जो सबसे बड़ा एंगल होता है आपके कोई भी ट्रायंगल के अंदर, उसके अपोजिट में जो साइड प्रेजेंट होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है ना।
तो अगर ये सबसे बड़ा एंगल है तो इसके अपोजिट में AC प्रेजेंट है, ये सबसे बड़ी साइड हो जाएगी। AC क्या है मेरी, AC मेरी हाइपोटेनियस है, ठीक है। AC हाइपोटेनियस है, AC हमें लॉन्गेस्ट साइड प्रूफ करनी तो AC हमारे पास में हाइपोटेनियस है, तो हमारे पास में प्रूफ हो गया कि जो हाइपोटेनियस होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है वो समझ लेते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, ठीक है। ये ABC ट्रायंगल है हमारे पास में, और ये कह रहा है कि इसकी AB और AC साइड को हमने P और Q पॉइंट तक एक्सटेंड किया है। ये AB साइड है, इसको यहाँ तक लेके आ गए, इस AC साइड को यहाँ तक लेके आ गए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कह रहा है कि एंगल PBC जिसको मैंने एंगल X सेलेक्ट कर लिया है, ये छोटा है एंगल QCB से, यानी कि जो X है वो छोटा है Y से, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने एंगल PBC को X सेलेक्ट कर दिया है और एंगल QCB को Y सेलेक्ट कर दिया है, तो X इज़ लेस देन Y, ठीक है। मुझे प्रूफ करना है कि AC जो साइड है वो AB साइड से बड़ी होगी, ठीक है। कैसे करेंगे प्रूफ? तो जैसे ही हमें साइड बड़ी करनी है तो हम लोगों को, अब हम इनइक्वालिटीज़ में खेल रहे हैं ना, तो हमें ध्यान होना चाहिए कि अगर हमें साइड को, किसी साइड को बड़ा प्रूफ करना है, देखो अभी तक हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी देखी है, यानी हमें कहीं पे भी किसी साइड को बड़ा छोटा प्रूफ नहीं करना था, हमें हर जगह इक्वल प्रूफ करके दिखाना था। जब हमें बड़ा छोटा प्रूफ करने को कहते, दैट मीन्स यहाँ तो हमें अनइक्वल प्रूफ करने को कह रहा है। अनइक्वल का मतलब है तो बड़ा होगा या छोटा होगा, है ना। तो जैसे ही बड़े छोटे का आ जाए तो हमें इनइक्वालिटीज़ हमारे दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि इनइक्वालिटीज़ यहाँ यूज़ होगी, ठीक है। अब इनइक्वालिटीज़ यूज़ होगी और कह रहा है साइड को बड़ा प्रूफ करो, तो साइड के साथ मुझे एंगल वाला रिलेशन पता है, तो वहाँ से मैं कुछ थ्योरम लगा के यहाँ पे प्रूफ कर सकती हूँ। ये चीज़ हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आ जाएगी। तो देखो AC को AB से बड़ा प्रूफ करना है, लेकिन मैं अभी तो प्रूफ नहीं कर सकती। चलो खैर, मुझे एक चीज़ दे रखी है कि एंगल X एंगल Y से बड़ा है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के अंदर ABC के अंदर 3 एंगल्स होंगे। मान लो ये एंगल, यहाँ पे एंगल 1 बन रहा है, ये एंगल 2 है, और यह एंगल मेरे पास में 3 बन रहा है, ठीक है। अब एक और पॉइंट मैं यहाँ पे बताती हूँ कि देखो जैसे ट्रायंगल आए और उसमें कहे कि इस ट्रायंगल के इस साइड को एक्सटेंड किया गया है, तो एक्सटेंड होते ही साइड एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मेशन हो जाता है, और वो वहाँ पे उसका फिनोमिना का काम आएगा, है ना। यानी एक्सटीरियर एंगल जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे एक्सटीरियर एंगल का कोई ना कोई फिनोमिना तो आपको लगाना पड़ेगा। तो क्या याद रखना है हमें कि जिस भी क्वेश्चन में हमसे कह दे कि भाई इस साइड को, किसी भी ट्रायंगल की कोई भी साइड को हमने एक्सटेंड किया है, मतलब एक्सटीरियर एंगल बनेगा, और एक्सटीरियर एंगल बनेगा मतलब एक्सटीरियर एंगल का एक ही तो फिनोमिना होता है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, तो हमें कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में भी हमें यही कहा है कि जो AB और AC है इसको हमने एक्सटेंड किया है, एक्सटेंड करते ही क्या दिमाग में क्लिक होना चाहिए, एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, और एक्सटीरियर एंगल बनेंगे तो किसके इक्वल होंगे, वो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होंगे। दैट मीन्स इन ट्रायंगल ABC मुझे Y एक एक्सटीरियर एंगल नज़र आ रहा है। देखो इसको एक्सटेंड किया तो ये बाहर बनने वाला एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है ना। इसका सम किसके इक्वल होगा, अपोजिट में प्रेजेंट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल, ठीक है। यानी एंगल Y जो है वो हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। आई बात समझ में। सिमिलरली इसी तरह से यहाँ पे x भी तो एक एक्सटीरियर एंगल है ना, क्योंकि इसको भी तो मैंने एक्सटेंड किया है आगे तक, तो x भी एक एक्सटीरियर एंगल है। इसका सम किसके इक्वल होगा, इसके अपोजिट में प्रेजेंट इंटीरियर एंगल्स के, ठीक है। यानी एंगल x जो हो जाएगा वो हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3। सेम प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल की, एक्सटीरियर एंगल, है ना। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं और इसको दे देते हैं इक्वेशन 3, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, 2 और 3 से मेरे को एंगल x और एंगल y की वैल्यू मिली है, तो इनको मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ 1 के अंदर। भाई ये एंगल x और ये एंगल x ही तो y ही तो है ना, पुट कर देते हैं। चलो तो एंगल x की जगह मैंने पुट किया एंगल 1 प्लस एंगल 3, ठीक है। और यहाँ एंगल y की जगह मैंने पुट किया, ये साइन तो एज इट इज़ है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। तो एंगल 1 जो इससे क्या आ गया हमारे पास में, कट कैंसिल हो गया, एंगल 3 विल बी लेस देन एंगल 2, यानी एंगल 2 बड़ा है। अगर एंगल 2 बड़ा है तो
एंगल 2 के अपोजिट में प्रेजेंट साइड भी बड़ी होगी, है ना। फ्रॉम थ्योरम 2, ठीक है, एंगल 2 के अपोजिट में कौन साइड प्रेजेंट है, AC प्रेजेंट है, तो AC जो है वो बड़ी हो जाएगी इसके अपोजिट में प्रेजेंट साइड यानी AB से। भाई मैं जानती हूँ ना ये बात, मैं ये बात जानती हूँ कि अगर हमारे पास में कोई ट्रायंगल है जिसमें दो एंगल्स में इनइक्वालिटी प्रेजेंट है, तो जो बड़ा एंगल बन रहा है उसके अपोजिट में जो साइड प्रेजेंट होगी वो सबसे लंबी साइड होगी, है ना। तो यहाँ पे सबसे लंबी ना हो लेकिन लंबी होगी एज़ कम्पेयर टू अदर साइड। तो यहाँ पे एंगल 3 जो है वो छोटा है और एंगल 1 बड़ा है, तो एंगल 1 के अपोजिट में जो साइड प्रेजेंट होगी AC, वो एंगल 3 के अपोजिट में प्रेजेंट साइड AB से बड़ी होगी। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कह रखा है कि आपके पास में एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम के अंदर एंगल B जो बन रहा है, ये वाला एंगल, ये एंगल A से छोटा है, ठीक है, और यहाँ पे बनने वाला एंगल C जो है ये वाला, ये एंगल D से छोटा है। मुझे प्रूव करना है कि जो AD साइड है ये इस BC साइड से छोटी होगी, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो सबसे पहले मुझे यहाँ पे दो ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं। कौन कौन से ट्रायंगल, AOB और COD। सो इन ट्रायंगल AOB लेते हैं, ठीक है ना। हम चलो पहले लिखते हैं प्रूफ, हमने प्रूव करना शुरू कर दिया है। इन ट्रायंगल AOB एंगल B इज़ लेस देन एंगल A, एंगल B इज़ लेस देन एंगल A गिवन है मुझे। देयरफॉर फ्रॉम थ्योरम 2, ठीक है, अगर एंगल B जो है वो एंगल A से छोटा होगा यानी एंगल A बड़ा है, तो एंगल A के अपोजिट में जो साइड प्रेजेंट होगी वो बड़ी साइड होगी। एंगल A के अपोजिट में OB प्रेजेंट है ना, और एंगल B के अपोजिट में OA प्रेजेंट है। तो एंगल B अगर छोटा है तो OA जो होगी वो OB से छोटी हो जाएगी। एंगल A बड़ा है ना, तो हम जानते हैं ये बात कि जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसके अपोजिट में साइड प्रेजेंट होती है, वो सबसे लंबी साइड होती है। तो अगर हमारा एंगल A जो है वो सबसे बड़ा एंगल है तो उसके अपोजिट में प्रेजेंट साइड OB बड़ी साइड होगी। एंगल B छोटा है तो उसके अपोजिट में प्रेजेंट OA छोटी साइड होगी, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली दूसरा भी ट्रायंगल है मेरे पास में COD। सो क्या लिखते हैं, इन ट्रायंगल COD, इन ट्रायंगल COD एंगल C इज़ लेस देन एंगल D, ये मुझे गिवन है। अब अगर एंगल C जो है वो एंगल D से छोटा है ना, यानी एंगल D बड़ा एंगल है, तो इसके अपोजिट में जो साइड प्रेजेंट है OC ये बड़ी साइड होगी, और एंगल C के अपोजिट में जो OD प्रेजेंट है छोटी साइड होगी। यानी कि एंगल C के अपोजिट में कौन सी है, OD है, किससे छोटी होगी, OC से छोटी होगी, ठीक है। ये बात मुझे समझ आ गई। अभी तक हम लोग सेम टाइप में ही कर रहे हैं, थ्योरम 2 में ही चल रहे हैं हम लोग, तो आई होप ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कैसे होगा ऐड, OA प्लस OD, लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ेगी, राइट हैंड साइड से जुड़ेगी, साइन बीच का सेम रहेगा। OB प्लस OC आया समझ में। इसको इससे जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ जाएगी, OA प्लस OD हो जाएगा, साइन सेम रहेगा, और OB प्लस OC हो जाएगा। अब OA प्लस OD एंड OB प्लस OC, तो फ्रॉम फिगर OA प्लस OD जो है वो है AD के इक्वल। OA और OD पूरा मिलके क्या बना रहा है, AD बना रहा है। सिमिलरली OB और OC मिलके BC बना रहा है, तो OB प्लस OC इज इक्वल्स टू BC, ठीक है। मान लो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। सो इन इक्वेशन 3 OA प्लस OD की जगह मैं AD लिख दूँ, और OB प्लस OC की जगह मैं BC लिख दूँ। AD इज लेस देन BC, AD इज लेस देन BC, हेंस प्रूव्ड। आया समझ में, इजी क्वेश्चन था ना, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। चलिए तो फोर्थ क्वेश्चन समझ लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमें एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD, ठीक है।
ये कह रहा है कि इसमें जो ए बी साइड है, ये वाली सबसे छोटी साइड है इस क्वाड्रिलेटरल की, यानी सब इस ए डी से, बी सी से, सी डी से सबसे छोटी साइड ए बी है, ठीक है ना, और सी डी सबसे लंबी साइड है, ठीक है। मुझे प्रूव करना है एंगल ए जो है वो एंगल सी से बड़ा होगा, एंगल बी जो है वो एंगल डी से बड़ा होगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो मैं क्या करती हूँ, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि बिना कंस्ट्रक्शन के बात बनेगी नहीं, तो कंस्ट्रक्शन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। ये इसको ऐसे देखो, रुको। फर्स्ट, प्रूफ ऑफ एंगल ए इज़ ग्रेटर देन एंगल सी, ठीक है ना। पहला हमने केस ले लिया कि हम लोग एंगल ए को एंगल सी से बड़ा प्रूव कर रहे हैं, उसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? जॉइन ए एंड सी, हमने ए और सी को जॉइन कर देना है, तो हम लोग ए और सी को जॉइन कर देते हैं, ठीक है। ए सी जॉइन हो गए। अब देखो यहाँ पे कितने कितने एंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, नंबरिंग देना शुरू करते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, 6 एंगल बन गए, ठीक है ना। सबको हमने नाम दे दिया, ठीक है। अब मुझे 2 ट्रायंगल्स मिल गए, ए बी सी और ए डी सी, ठीक है ना। सो इन ट्रायंगल ए बी सी मुझे पता है कि ए बी सबसे छोटी साइड है ना, सबसे छोटी साइड है ए बी। तो इसके अंदर जो हमारे पास में ए बी के अपोजिट वाला एंगल जो होगा वो सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो देखो इस ट्रायंगल में कितनी साइड मुझे नज़र आ रही है, एक तो ए बी है, एक बी सी है, एक ए सी है। ए सी की मुझे लेंथ का कुछ मालूम नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि ए बी और बी सी के बीच में एक रिलेशन है, क्या कि ए बी जो है वो छोटी है बी सी से। क्यों छोटी है भाई? ए बी सबसे छोटी साइड है, तो चाहे तो तीनों साइड सबसे छोटी ए बी ही होगी, तो बी सी से भी छोटी ए बी ही होगी ऑफकोर्स। तो ए बी बी सी से छोटी है, ठीक है ना। अब अगर ए बी बी सी से छोटी यानी बी सी अगर बड़ी साइड है, तो फ्रॉम थ्योरम 1, अब की थ्योरम 1 यूज़ कर रहे हैं, जो सबसे लंबी साइड होती है किसी भी ट्रायंगल के अंदर, उसके अपोजिट में जो प्रेजेंट एंगल होता है वो सबसे बड़ा एंगल होता है। बी सी के अपोजिट में प्रेजेंट है एंगल 3, सबसे बड़ा एंगल होगा। ए बी के अपोजिट प्रेजेंट है एंगल 1, छोटा एंगल होगा, ठीक है। फ्रॉम थ्योरम 1 एंगल 3 विल बी ग्रेटर देन एंगल 1, इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको। ये बात हमें यहाँ से पता चल गई, ठीक है। इस ट्रायंगल में हमें ये रिलेशन मिला कि भाई ए बी बी सी से छोटी थी, तो इस वजह से थ्योरम 1 हमने लगा दी यहाँ पे, इस वजह से एंगल 3 जो है वो एंगल 1 से बड़ा हो गया, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल कौन सा ले लेते हैं, ए सी डी। ए सी डी के अंदर मुझे एक और चीज़ पता है कि जो सी डी साइड है वो ए डी साइड से कुछ ना कुछ करके तो बड़ी है ही, क्यों? क्योंकि सी डी सबसे बड़ी साइड है, तो कोई भी साइड ले लो, सी डी सबसे बड़ी साइड होनी ही है। तो यहाँ पे सी डी जो है, या फिर हम लोग ऐसे लिखते हैं ए डी जो है वो छोटी है सी डी से, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए डी सी डी सबसे बड़ी साइड है ना, तो ए डी तो छोटी ही होगी सी डी से, ऑफकोर्स ये बात है। अब ए डी के अपोजिट में जो एंगल प्रेजेंट होगा वो छोटा होगा, और सी डी के अपोजिट में जो एंगल प्रेजेंट होगा वो बड़ा होगा। तो सी डी के अपोजिट में प्रेजेंट एंगल है एंगल 4। फ्रॉम थ्योरम 1 हम लोग फिर से लगा रहे हैं, फ्रॉम थ्योरम 1, ठीक है। सी डी के अपोजिट में प्रेजेंट एंगल 4 जो है वो बड़ा हो जाएगा ए डी के अपोजिट में प्रेजेंट एंगल 5 से, एंगल 5 से। आया समझ में? सबसे बड़ी साइड के अपोजिट में प्रेजेंट एंगल सबसे बड़ा एंगल होता है। यही फिनोमेना मैंने दोनों ट्रायंगल्स में अप्लाई किया है, ठीक है। एंगल मतलब हमारे पास मान लो इक्वेशन नंबर हो गई 2, ठीक है। आया इतना समझ में? ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देते हैं, तो क्या होगा? वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे ऐड होंगे, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 हो जाएगा, साइन सेम रहेगा, और राइट हैंड साइड वाले ऐड हो जाएंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 5, ठीक है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या है? ऑल ओवर देखो तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये वाला एंगल है, यानी एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो है वो एंगल ए है। सिंस एंगल 3 प्लस एंगल 4 मिला के एंगल ए बना रहे हैं, है ना। ये एंगल 3 इतना सा, एंगल 4 इतना सा, दोनों ने मिला के एंगल ए बना दिया। एंड एंगल 1 प्लस एंगल 5 क्या है? एंगल 1 प्लस एंगल 5 यानी पूरा का पूरा ये वाला एंगल है मेरे पास में, किसके इक्वल है? एंगल सी के। पुट कर दो इसमें, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 यानी एंगल ए विल बी ग्रेटर देन एंगल सी। प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था हमें, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, चलो इसको नोट कर लो आप लोग, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम लोग।
सेकेंड पार्ट हो जाएगा मेरे पास में प्रूफ ऑफ एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल डी। ठीक है, इसके लिए ना मुझे कंस्ट्रक्शन बदलना पड़ेगा, यानी कि मुझे इसको फिर से हटाना पड़ेगा यहाँ से, इसको हम लोग फिर से बना देंगे अंदर का जो हमारे पास में स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा आपकी बार में बी एंड डी को, बी डी को ज्वाइन करना है मुझे इस तरह से। ठीक है, अब एंगल्स का फॉर्मेशन करते हैं हम लोग। तो मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। ठीक है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है। ठीक है, बन गए 6 एंगल। वो के वो कंस्ट्रक्शन हमने इस बार थोड़ा सा बदल दिया है, हमने बी डी को जोड़ दिया है। ठीक है ना, अब बी डी को जोड़ने पर मुझे फिर से 2 ट्रायंगल मिल गए। तो इन ट्रायंगल कौन कौन से मिल गए अब की बार, इस बार ए बी डी और बी सी डी मिले हैं। तो ए बी डी ट्रायंगल के अंदर देखो, ए बी डी ट्रायंगल के अंदर एक साइड है मेरे पास में ए बी, सबसे छोटी साइड है, दूसरी साइड है ए डी। कॉमन सेंस वाली बात है, अगर ए बी सबसे छोटी है तो ए डी से भी छोटी ही होगी, यानी ए बी जो है वो छोटी हो जाएगी ए डी से। ठीक है, ए बी के अपोजिट में प्रेजेंट जो एंगल होगा यानी एंगल 4 विल बी लेस देन एंगल ए डी के अपोजिट में प्रेजेंट एंगल 6 से। होगा कि नहीं होगा, वही थ्योरम 1 यूज़ करिए हमने, फ्रॉम थ्योरम 1 है ये भाई। देखो अभी पिछली बार जो हमने किया था वो सेम हुआ है, इस बार फिर से कुछ मैंने नया नहीं किया है, सेम वही फिनोमेना यूज़ किया है कि सबसे बड़ी साइड के अपोजिट में प्रेजेंट एंगल सबसे बड़ा एंगल होता है। ठीक है, हो गया ये। ए डी के अपोजिट सबसे बड़ी साइड ए डी है यहाँ पे, मतलब सबसे बड़ी इन द सेंस इस ट्रायंगल के अंदर ए डी, तो उसके अपोजिट प्रेजेंट एंगल से एक सबसे बड़ा एंगल होगा, ए बी के अपोजिट वाला 4 छोटा होगा। ठीक है, अब इन ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है ना, बी सी डी के अंदर मुझे पता है कि सी डी साइड आ रही है। अब सी डी साइड सबसे लंबी साइड है, बी सी साइड उससे छोटी ही होगी, कुछ भी कर लो, तो बी सी जो होगी वो छोटी हो जाएगी सी डी से। ठीक है, सो सी डी के अपोजिट में प्रेजेंट एंगल यानी एंगल 1 जो है वो बी सी के अपोजिट में प्रेजेंट एंगल 3 के से बड़ा होगा। बी सी के अपोजिट में प्रेजेंट है एंगल 3 और सी डी के अपोजिट में प्रेजेंट है एंगल 1, ऐसा होगा रिलेशन कुछ, एंगल 1 बड़ा हो जाएगा एंगल 3 से। ठीक है, इसकी हेल्प से फ्रॉम थ्योरम 1। ठीक है ना, मान लो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी, ये मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देती हूँ। सो हम फिर से क्या करेंगे, ऐड करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ो ज़रा, तो लेफ्ट हैंड वाले जुड़ेंगे, तो एंगल 4 प्लस एंगल 3, ठीक है ना, इज़ लेस देन एंगल 1 प्लस एंगल 6। अब एंगल 4 प्लस एंगल 3 पूरा क्या है, एंगल डी के इक्वल है कि नहीं। एंगल 4 प्लस एंगल 3 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल डी के इक्वल है। उसी तरह एंगल 1 प्लस एंगल 6 जो है पूरा का पूरा वो एंगल बी के इक्वल है। सो एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल डी, यही हमें प्रूव करना था। हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहा है कि आपके पास कोई एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसके अंदर जो साइड पी आर है आपकी वो हमारी साइड पी क्यू से बड़ी साइड है। ठीक है, और कह रहा है कि जो पी एस आपको नज़र आ रहा है ये पी एस एक एंगल बाइसेक्टर है, यानी ये इस क्यू पी आर एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो जाएंगे। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि एंगल पी एस आर एंगल 5 इज़ ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू एंगल 6। ठीक है, सो देखो हमें क्या क्या पता चल रहा है कि सिंस पी आर इज़ ग्रेटर देन पी क्यू, अगर पी आर पी क्यू से बड़ी है, सो फ्रॉम थ्योरम 1 क्या हो जाएगा, पी आर के अपोजिट में प्रेजेंट एंगल नंबर 3 विल बी ग्रेटर देन पी क्यू के अपोजिट में प्रेजेंट एंगल 4 से। ठीक है, इक्वेशन नंबर दे दो इसे 1।
ये बात मुझे समझ आ गई थ्योरम 1 से, वही बात हमारी पुरानी। अब देखो दूसरी चीज़ क्या है कि सिंस PS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR को ये PS बाइसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। बाइसेक्ट कर रही है, मैंने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करी कि एंगल 1 एंगल 2 बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। दो चीज़ें मुझे मिल गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे प्रूव करना है एंगल PSR यानी एंगल 5, इसको मैं ऐसे लिख देते हैं, एंगल 5 इज़ ग्रेटर देन एंगल 6, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल मेरे पास में कौन कौन से, PQS और PRS, ठीक है ना। इन ट्रायंगल PQS, ये जो PQS ट्रायंगल है, इसकी जो QS साइड है, ध्यान से देखो, इसे मैंने R तक आगे बढ़ाया है कि नहीं बढ़ाया है ऑफ कोर्स। QS साइड R तक जा रही है, तो इस QS साइड के R तक जाने के कारण से यहाँ पे एंगल 5 जो है ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ये बाहर है इस ट्रायंगल से एक्सटेंशन के कारण, तो ये एंगल 5 एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। दैट मीन्स इसका जो वैल्यू होगा वो इन 1 और 3 के सम के बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। इन ट्रायंगल PQS एंगल 5 जो है वो इक्वल है एंगल 1 प्लस एंगल 3 के, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अब मुझे ले लेती हूँ मैं ट्रायंगल एंगल PRS। इन ट्रायंगल PRS के अंदर जो RS साइड है ना, मैंने इस RS साइड को मैंने Q तक आगे बढ़ा रखा है, ज़रा ध्यान से देखो, बढ़ा रखा है। तो बढ़ाने के कारण, इस एक्सटेंशन के कारण यहाँ पे 6 जो एंगल बन रहा है ये एक एक्सटीरियर एंगल बन गया। एंगल 6 एक एक्सटीरियर एंगल है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू 2 + 4 के इक्वल होगी। देखो 6 की वैल्यू 2 + 4 के ही इक्वल होती है। एंगल PRS जो है एंगल 6 विल बी इक्वल्स टू एंगल 2 + एंगल 4, ठीक है। 6 जो है ये एंगल 2 और एंगल 4 अपोजिट में प्रेजेंट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। ये मुझे पता चल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से, या चलो इसको इक्वेशन नंबर 3 इसको मत दो तुम, इसको हम आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे इस इक्वेशन से कुछ मिलेगा नहीं, मुझे इस इक्वेशन को थोड़ा चेंज करना चाहिए। क्या चेंज करना चाहिए, इस 1 को इधर लिया हो, तो एंगल 3 जो बन रहा है मेरे पास में, ये एंगल 3 ये 1 को इधर लाओगे क्या हो जाएगा, एंगल 5 माइनस एंगल 1 हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो ठीक है। इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं, और ये जो ये वाली इक्वेशन है इसको भी हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। एंगल जो हमारे पास में 4 है, इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो एंगल 2 को इधर भेज दूंगी मैं, तो एंगल 4 क्या हो जाएगा, एंगल 6 माइनस एंगल 2। ये इक्वेशन नंबर 4 मान लो, और इसी के साथ हमारे बोर्ड हमने बहुत ही अच्छे से भर दिया है, कोई बात नहीं, हम यहाँ कर लेंगे हमारा क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, हो जाएगा हमारा क्वेश्चन इतने से में। देखो एक एंगल 3 की वैल्यू मुझे मिली, एंगल 4 की वैल्यू मुझे मिली, ठीक है ना। इन दोनों वैल्यूज़ को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करती हूँ। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 3 एंड 4, ठीक है। इक्वेशन 1, 3 और 4 से एंगल 3 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, एंगल 5 माइनस एंगल 1, है ना। और ये क्या है, ग्रेटर है किससे, एंगल 6, 4 की वैल्यू मैं पुट कर देती हूँ यहाँ पे एंगल 6 माइनस एंगल 2, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया। अब मैं क्या करूँ, अब मुझे पता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, तो कुछ किसी भी एक को सब्सटीट्यूट कर दो। मान लो हम एंगल 2 को सब्सटीट्यूट करते हैं, तो एंगल 5 माइनस एंगल 1 है जो ग्रेटर है एंगल 6 माइनस एंगल 2 की जगह मैं एंगल 1 ही लिख देती हूँ, ठीक है ना। तो ये माइनस का एंगल 1 माइनस का एंगल 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल 5 इज़ ग्रेटर देन एंगल 6 बचेगा हमारे पास में, जो कि हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो चलिए 6th क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। 6th क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमें जो है शो दैट of all line segments drawn from a given point not on it the perpendicular line segment is the shortest, ठीक है। ये हमसे क्या कह रहा है कि आपके पास में कोई एक पॉइंट है, ठीक है, कोई एक पॉइंट है, मान लो ए पॉइंट है, इस पॉइंट से निकलने वाली दो लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। ये पॉइंट ऑन लाइन पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, इस पॉइंट से ही दो लाइन सेगमेंट निकल रही हैं, मतलब जितनी भी लाइन सेगमेंट निकल रही हैं, बेसिकली कह रहे हैं जितनी भी लाइन सेगमेंट इस पॉइंट से आप निकाल सकते हो, ठीक है, उनमें से जो परपेंडिकुलर वाली आप निकालोगे सबसे छोटी वही होगी, ठीक है। यानी इस पॉइंट से किसी भी लाइन, मान लो BC मेरे पास एक लाइन है,
BC लाइन है मेरे पास में, ठीक है, BC लाइन है मेरे पास में। इस पॉइंट से इस पे पड़ने वाली जो लाइन सेगमेंट है, A पॉइंट से निकल रही हैं ये दोनों, ठीक है। ये जो लाइन सेगमेंट्स होंगी, इनमें सबसे छोटी जो लाइन सेगमेंट होगी वो वाली होगी जो आपने परपेंडिकुलर खींची है उस पॉइंट से। तो मैं ले लेती हूँ कि लेट AB एंड AC आर टू लाइन segments drawn from point A on BC where AC is perpendicular, देखो मैंने शॉर्ट में लिखा है, हाँ, perpendicular, AC is perpendicular on BC। ये मैंने लेट किया है, क्या लेट किया है कि मान लो AB और AC दो साइड्स निकल रही हैं, तो लाइन सेगमेंट्स निकल रही हैं पॉइंट A से BC के ऊपर पड़ रही हैं, ठीक है। और इसमें AC जो है वो BC पे परपेंडिकुलर खींची है मैंने, मतलब लाइन सेगमेंट तो है लेकिन परपेंडिकुलर खींची है मैंने, ठीक है, यानी ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। तो मुझे प्रूफ करना है ये जो परपेंडिकुलर आप खींचोगे ना, ये सबसे छोटा होगा, यानी कि मान लो मुझे प्रूफ करना है AC जो है वो छोटी है। आप किसी भी साइड से ले लो, AB से ही लेंगे, ऑफ कोर्स सी बात है हम लोग, क्योंकि दूसरी लाइन सेगमेंट हमने AB ही ली है, तो AB से छोटी है, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ है ये हमारा। तो कैसे करेंगे प्रूफ भाई? देखो अभी पहला क्वेश्चन जो किया था ना, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है बस, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है भाई? हमें AC को AB से छोटा प्रूफ करना है। सो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ACB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, लगा सकती हूँ कि नहीं लगा सकती? बिल्कुल लगा सकती हूँ, ठीक है, लगा तो दिया अब आपने। हम अब क्या करें? एंगल ABC 90 डिग्री है, एंगल BAC को मैंने 1 लिया है और एंगल ACB को मैंने 2 लिया है। नहीं सॉरी, गलत हो गया। ABC जो है वो हमारा एंगल 2 है और ACB हमारी 90 डिग्री है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है ये 90 डिग्री आएगा, 90 को इधर भेजोगे, 180 माइनस 90 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो 90 डिग्री के बराबर है कि नहीं? यानी कि जो एंगल 2 होगा वो कुछ भी कर लो 90 से छोटा ही होगा, क्योंकि 2 में कुछ ऐड कर रहे हैं तब तो हमें 90 मिल रहा है, ये 2 90 से छोटा ही है, ऑफकोर्स ये बात है। तो अगर 2 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है, तो एंगल 2 के अपोजिट में बनने वाली जो साइड है AC, वो 90 डिग्री के अपोजिट में बनने वाली साइड AB से छोटी होगी। किसकी हेल्प से? फ्रॉम थ्योरम 2 यही कह रही थी कि जो बड़ा एंगल होता है उसके अपोजिट में बनने वाली जो साइड होती है वो बड़ी होती है, छोटे एंगल के अपोजिट बनने वाली साइड छोटी होती है। तो एंगल 2 छोटा है तो इसके अपोजिट वाली साइड AC छोटी होगी, 90 डिग्री बड़ा है तो इसके अपोजिट वाली साइड AB बड़ी होगी। AC इज़ ग्रेटर देन AB। अभी AC क्या है और AB क्या है? AC AB किसी भी पॉइंट से खींची गई लाइन सेगमेंट है BC के ऊपर, इसमें से AC जो है वो परपेंडिकुलर वाली है। देखो आप इतनी सारी लाइन सेगमेंट्स खींचोगे, है ना, किसी पॉइंट से आप एक लाइन के ऊपर बहुत सारी लाइन सेगमेंट्स खींच सकते हो। अब कोई लाइन सेगमेंट तो यहाँ पे परपेंडिकुलर पड़ेगी ना, कोई तो परपेंडिकुलर पड़ेगी। तो कह रहा है इन सभी लाइन सेगमेंट्स में सबसे छोटी जो होगी वो यही वाली होगी, ठीक है। तो हमने इतनी सारी ना लेके एक दूसरी ले ली, एक ले ली हमने कि एक तो कहीं किसी एंगल पे पड़ रही है और एक 90 डिग्री पे पड़ रही है, तो 90 डिग्री वाली छोटी ही आई हमारे पास में, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड। इसी के साथ ही एक्सरसाइज हमारी पूरी ख़त्म हुई। और अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी डाउट आता है कमेंट करके पूछ लें। थैंक यू सो मच।